आज की इस क्लास में हम इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को सीखेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से रिलेटेड, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, एसएससी, पर्सन, वो हम इस क्लास में कवर करेंगे। साथ ही साथ टैक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है टैक्स के सब्जेक्ट को समझने के लिए, क्योंकि आज की क्लास हमारी सबसे पहली क्लास रहेगी आपके टैक्स सब्जेक्ट की। तो चलिए हम इसे करना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले टैक्स से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि मैम टैक्स क्या होता है। देखो, टैक्स हमारे पास एक कंपल्सरी पेमेंट होता है जो हमें गवर्नमेंट को करना होता है। ये एक तरह से हमारी सोसाइटी में रहने के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी हम इसे कह सकते हैं। और टैक्स को जनरल पब्लिक पे करती है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के लिए जो टैक्स होता है जो चार्ज करती है पब्लिक से, ये गवर्नमेंट के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। गवर्नमेंट का ये मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट जितना भी टैक्स से पैसा आती है गवर्नमेंट उसको स्पेंड करती है कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ सोसाइटी। जैसे कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, कॉलेजेस हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, वो सब गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है, वो सारा खर्चा जो गवर्नमेंट करती है, वो जो गवर्नमेंट को टैक्स से रेवेन्यू आता है वो इसी से करती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि टैक्स क्या होता है। ये एक आपकी कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन होती है जो आप गवर्नमेंट को देते हो और गवर्नमेंट इसे यूज करती है टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ सोसाइटी। से फॉर एग्जांपल लाइक एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, उन सभी कामों में गवर्नमेंट इसको यूज करती है। नो पॉइंट ये कि टैक्स कितनी तरह का होता है। तो टैक्स हमारे पास दो तरह का टैक्स होता है, टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में फर्क क्या होता है। देखो, जैसे कि नाम ही बता रहा है, डायरेक्ट टैक्स एक वो टैक्स है जो कि डायरेक्टली इनकम या वेल्थ के ऊपर लगता है। जैसे से फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर ए और मिस्टर ए की सालाना मान लीजिए इनकम है 50 लाख। अब जो ये 50 लाख है इसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करेगा? गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे मिस्टर ए। तो ये जो गवर्नमेंट को मिस्टर ए ने टैक्स पे करा, तो यहाँ पर देखना इनकम किसकी थी? मिस्टर ए की। और टैक्स भी गवर्नमेंट को कौन पे कर रहा है? मिस्टर ए ही। तो ये हमारा क्या है? डायरेक्ट टैक्स, जो कि डायरेक्टली चार्ज होता है उस पर्सन के ऊपर जिसकी इनकम होती है या फिर जिसकी वेल्थ होती है। तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है इनकम टैक्स, जो कि हमारा सब्जेक्ट भी है। ठीक है, अब इसके साथ साथ अब दूसरा पढ़ लेते हैं। दूसरा देखो हमारे पास आता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये गुड्स और सर्विसेज के प्राइस के ऊपर लगता है और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है जीएसटी। अब ना इन दोनों टैक्सेस में एक बहुत ही मेजर डिफरेंस रहता है जो आपको समझना होगा, इंपॉर्टेंट भी है। देखो यहाँ पर हुआ क्या है, डायरेक्ट टैक्स में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखना मिस्टर ए की इनकम थी और मिस्टर ए ही गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखना इनकम किसकी है? मिस्टर ए की। और टैक्स भी कौन पे कर रहा है? मिस्टर ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखना इनडायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, यहाँ पर से फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक शॉपकीपर अंकल है मिस्टर एस के। शॉपकीपर अंकल है और इनके पास कस्टमर आते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ये है हमारे कस्टमर। ठीक है, आप लोगों ने नोटिस करा होगा जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हम से फॉर एग्जांपल गुड्स की ही बात कर लें, तो जब हम कोई चीज भी खरीदते हैं, मान लीजिए आपने एक लेस का पैकेट खरीदा, तो आपने कभी नोटिस करा होगा तो उसकी एमआरपी के साथ ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमने उनको पैसे पे करे हैं उसमें ऑलरेडी हम लोग टैक्स भी पे कर चुके हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर देखना हम लोगों ने तो शॉपकीपर अंकल को रुपी की फॉर्म में जब पैसे पे करे हैं तो उसमें टैक्स भी ऑलरेडी पे कर रखा है। अब आगे देखना, ये जो गवर्नमेंट के पास टैक्स पे करेंगे हमारे शॉपकीपर अंकल, जो ये गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे वो कौन पे करेगा? शॉपकीपर अंकल। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना हुआ क्या है, टैक्स किसकी जेब से गया है? टैक्स तो गया है कस्टमर की जेब से, लेकिन पहले किसके पास गया? कस्टमर की जेब से पहले गया वो शॉपकीपर अंकल के पास, फिर उसके बाद वो चला गया गवर्नमेंट के पास। तो देख रहे हो, वाया वाया करके इनडायरेक्टली वो गवर्नमेंट के पास गया है। तो यहाँ पर टैक्स किसने पे करा है? टैक्स तो पे करा है कस्टमर ने। टैक्स लगा किसको था? शॉपकीपर को। तो समझ पा रहे हो बात? यहाँ पर टैक्स पे भी मिस्टर ए ने करा था और टैक्स लगा भी मिस्टर ए को ही था। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के केस में शॉपकीपर ने टैक्स पे करा है लेकिन वो उसकी जेब से नहीं गया, वो गया है कस्टमर की जेब से। इसीलिए अक्सर आप लोगों ने ये बात सुना होगा कि डायरेक्ट टैक्स के केस में हम लोग कहते हैं कि इसके केस में तो जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, या फिर जिसे हम कहते हैं कि जो बर्डन ऑफ टैक्स होता है उसे हम शिफ्ट नहीं करते, लेकिन इसके केस में इनडायरेक्ट टैक्स के केस में वो बर्डन ऑफ टैक्स जो है वो हमारा शिफ्ट हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये बातें मेरी समझ में आ रही हैं। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, जस्ट वेट ए मिनट, मुझे इसको थोड़ा साफ करने दो। अभी दोबारा से मैंने जितना अभी तक आपको कराया फटाफट से उसको अपना
रिवाइज कर ले। तो देखो यहाँ पर हमने क्या करा, सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि टैक्स हमारे पास क्या होता है, कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन होता है जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, और ये हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी होता है, और गवर्नमेंट के लिए मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, क्योंकि गवर्नमेंट इसे यूज करती है कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ सोसाइटी के लिए, से फॉर एग्जाम्पल हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटीज या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। फिर हमने देखा कि जो टैक्स है इसकी 2 टाइप्स होती है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मींस जो डायरेक्टली लेवी हो जाता है उस पर्सन की इनकम या वेल्थ के ऊपर, जैसे कि हमारा इनकम टैक्स, और इसके केस में जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है, जो बर्डन होता है, वो हमारा शिफ्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो ये होता है वो टैक्स जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस के ऊपर लगता है, और इसकी बेस्ट एग्जांपल है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज जीएसटी। और यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इसका जो इंसिडेंस होता है, इसका जो बर्डन होता है, वो शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि जेब से निकला था कस्टमर के पैसा, लेकिन पे करा था शॉपकीपर पर अंकल ने, तो अंकल की जेब, अंकल के ऊपर तो बर्डन नहीं बड़ा टैक्स पे करने का, ठीक है ना, वो तो वाया वाया करके गवर्नमेंट के पास गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 को समझने के लिए एक बात आप लोगों को समझनी होगी, गवर्नमेंट आम जनता से, पब्लिक से कोई भी टैक्स ऐसे नहीं ले सकती। उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 265 में बोला गया है कि भाई सरकार अगर आपको जनता से कोई भी टैक्स के फॉर्म में पैसा लेना है तो उसके लिए कानून होना चाहिए। इसीलिए हमारे संविधान के आर्टिकल 246 आता है। आर्टिकल 246 के 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट मेंशन कर रखी हैं। लिस्ट नंबर 1 जिसे हम कहते हैं यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट, लिस्ट नंबर 2 जिसको हम कहते हैं स्टेट लिस्ट, और लिस्ट नंबर 3 जिसे आप कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। अब लिस्ट नंबर 1 उसमें हमारे पास मैटर्स मेंशन कर रखे हैं जिनके ऊपर एक्सक्लूसिवली पावर दी गई है कानून बनाने की, किसे, पार्लियामेंट को, या फिर हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब ये लिस्ट नंबर 1 में जितने भी मैटर्स मेंशन कर रखे हैं उनके ऊपर एक्सक्लूसिवली कानून कौन बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट, या फिर जिसे हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। अब लिस्ट नंबर 2 है स्टेट लिस्ट। अब इसमें जितने भी मैटर्स मेंशन कर रखे हैं इसके ऊपर एक्सक्लूसिवली लॉ बनाने की पावर दी गई है हमारी स्टेट गवर्नमेंट को, जिसे हम स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर के नाम से भी जानते हैं। इसी तरीके से लिस्ट नंबर 3 है जिसे हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें जितने भी मैटर्स मेंशन कर रखे हैं इनके ऊपर लॉ बनाने की पावर दे रखी है दोनों को मतलब पार्लियामेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को। हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स, तो वो कौन सी लिस्ट में है, वो है हमारी लिस्ट नंबर 1 की एंट्री नंबर 82 है, जहां पर लिख रखा है कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है किसके ऊपर, ऑन इनकम टैक्स अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर अगर टैक्स लगाना है तो उसको पावर दी गई है लिस्ट नंबर 2 के स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 46 में, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है, सिंपल सी बात। इनकम टैक्स आता है हमारा लिस्ट नंबर 1 में। इनकम टैक्स के ऊपर कानून बनाने की पावर किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और अगर हम बात करें लिस्ट नंबर 2 में, जिसे हम आपका ना आपके सिलेबस में एग्रीकल्चर नाम का एक चैप्टर है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर अगर कभी भी टैक्स लगाना होगा तो उसके रिलेटेड जितने भी कानून होगा वो कौन बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा किसने बोला है, लिस्ट नंबर 2 ने पावर दे रखी है स्टेट गवर्नमेंट को, और वो पावर दी गई है एंट्री नंबर 46 में ये चीज को मेंशन करते हुए। मेरी बातें समझ में आएगी सब बच्चों को, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पर बस आपको खाली इतना दिमाग में रखना है कि आर्टिकल 246 है, उसका 7 शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट है। लिस्ट नंबर 1 2 3, 1 है हमारी यूनियन या सेंट्रल लिस्ट, लिस्ट नंबर 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट नंबर 3 कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट नंबर 1 में किसको पावर दी है, सेंट्रल को, 2 में स्टेट को, और 3rd में दोनों का कॉम्बो, मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर बनाएंगे। और इनकम टैक्स लिस्ट नंबर 1 में आता है जिसके ऊपर लॉ बनाने की पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। और लिस्ट नंबर 2 में कौन से मेंशन कर रखे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को। और लिस्ट नंबर 3 में क्या है, कॉम्बो, ठीक है। और लिस्ट नंबर 1 में अपना इनकम टैक्स आ गया, 2 में अपना एग्रीकल्चरल इनकम आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इनकम टैक्स। अब हमारे पास कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। अपना इनकम टैक्स जो होता है काफी ज्यादा हमारा बड़ा है, बहुत बड़ा लॉ है, काफी वास्ट सब्जेक्ट है। तो जब भी हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स है, 40 डॉक्यूमेंट्स है जो हमें साथ मिलकर पढ़ने पड़ते हैं। तो सबसे पहला आता है इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि हमारे पूरे इनकम टैक्स लॉ का मेन सोर्स ही कौन सा है, हमारा इनकम टैक्स एक्ट रहता है। अब इंडिया में ये सबसे पहले एक्ट लागू हो गया था
1 अप्रैल 1962 में, और ये पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इसमें 298 सेक्शंस होते हैं और इसके 14 शेड्यूल्स होते हैं, और जितनी भी इनकम टैक्स से रिलेटेड डिटेल्ड प्रोविजन है कि टोटल इनकम कैसे कंप्यूट होगी, टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट होगी, कैसे उसका डिटर्मिनेशन करेंगे, वो सारी की सारी बातें हमारी इनकम टैक्स एक्ट में ही लिख रखी होती हैं। सेकंड हमारे पास आता है इनकम टैक्स रूल्स 1962। अब ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स हमारे पूरे इनकम टैक्स के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाए जाते हैं। इसमें सारा प्रोसीजरल पार्ट मेंशन कर रखा होता है। रूल्स कौन बनाता है, ध्यान रखना, रूल्स बनाए जाते हैं सीबीडीटी के द्वारा। सीबीडीटी क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एपेक्स अथॉरिटी है, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है। पूरा का पूरा आईटी डिपार्टमेंट सीबीडीटी के अंडर ही वर्क करता है, ठीक है। तो रूल्स कौन बनाता है, सीबीडीटी बनाता है। क्यों बनाता है, पूरे इनकम टैक्स की प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रूल्स में इनकम टैक्स से रिलेटेड जो प्रोसीजरल पार्ट है उसको डील करा जाता है। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारे पास जो इनकम टैक्स के फॉर्म्स होते हैं, का प्रोसीजरल पार्ट है, तो वो कहां पर मेंशन कर रखे हैं, इनकम टैक्स रूल में बता रखा है कि कैसे कैसे वो होगा, उनका कंटेंट क्या रहेगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखना एनुअल फाइनेंस एक्ट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है, देखो नाम ही बताता है, हर साल आने वाला एक फाइनेंस एक्ट। अब देखो होता क्या है, इंडिया में हर साल हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो जब बजट पेश करते हैं पार्लियामेंट में, तो जब पार्लियामेंट में वो बजट पेश करते हैं तो उसके बजट में एक बिल भी साथ में उनका इंक्लूड होता है, उसे हम कहते हैं फाइनेंस बिल। इस फाइनेंस बिल में जो भी सरकार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स में चेंजेस करना चाहती है, जिसे हम लोग की भाषा में अमेंडमेंट कहते हैं, वो यहाँ पर इंक्लूड करे होते हैं। हमारे पास मैंने क्या बोला, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो क्या करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हर साल बजट पेश करते हैं पार्लियामेंट में, और उस बजट में एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है फाइनेंस बिल। इस फाइनेंस बिल में सरकार ने अगर कोई भी डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स में चेंजेस करने हैं, जिसको हम लोग की भाषा में कहते हैं कि आपने अमेंडमेंट करनी है, तो वो फाइनेंस बिल में इंक्लूडेड होती है। तो पार्लियामेंट में हमारे 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसमें जब ये बिल पास हो जाता है फिर फर्दर ये बिल आगे चला जाता है प्रेसिडेंट मैम या प्रेसिडेंट सर के पास। तो जब वो भी अपना एसेंट दे देते हैं, वो भी अपना साइन कर देते हैं, तो ये बिल बन जाता है फाइनली एक्ट। और जैसे ही ये एक्ट बन जाता है तो इसमें जितनी भी अमेंडमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी एज इट इज एप्लीकेबल हो जाती है हमारे इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर, ठीक है। इसीलिए सरकार को जैसे से फॉर एग्जांपल कोई नया सेक्शन लेकर आना है, कोई पुराना सेक्शन डिलीट करना है, तो वो किसके थ्रू करा जाता है, कोई भी चेंज करनी है तो वो कैसे करा जाता है, एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। अब सर्कुलर और नोटिफिकेशन ये भी क्या है, सुनो ध्यान से। होता क्या है, जो सर्कुलर है ये हमारा पास करे जाते हैं सीबीडीटी के द्वारा, ठीक है। और ये सर्कुलर्स में क्या होता है, हमारी इनकम टैक्स की स्टैट्यूटरी प्रोविजन में कोई भी किसी को कंफ्यूजन है तो उस चीज को क्लैरिटी करने के लिए, लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए, उसको समझाने के लिए सीबीडीटी के सर्कुलर्स आते हैं। और ये जो सर्कुलर्स होते हैं सरकार के द्वारा, जो ये सीबीडीटी के सर्कुलर्स निकलते हैं, ये हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, उनके ऊपर प्रॉपर्ली बाइंड होते हैं, ठीक है। असेसी के ऊपर बाइंड नहीं होते लेकिन डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंड होते हैं। असेसी अगर चाहे उसके लिए अगर ये बेनिफिशियल है तो उसे यूज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान में रखना है, जो सर्कुलर्स है कौन निकालता है, ये निकालते हैं सीबीडीटी। और ये क्यों आते हैं, लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए, लॉ में अगर कोई एम्बिगिटी है, कोई कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर करने के लिए, स्टैट्यूटरी प्रोविजन में क्लैरिटी लाने के लिए, ठीक है। और ये हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। अब नोटिफिकेशन क्या है, हमारी कोई भी इनकम टैक्स की प्रोविजन है उसमें कोई इफेक्ट लेकर आना है, उसमें कोई चेंज लेकर आनी है, तो उसके लिए नोटिफिकेशन आती है और नोटिफिकेशन को निकाला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट या सीबीडीटी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आते हैं जुडिशियल डिसीजन या केस लॉ। अब हमारे इंडिया में ये ध्यान रखना, जो हमारा हाई कोर्ट का डिसीजन होगा, हाई कोर्ट का डिसीजन होता है वो हमारा किसी पर्टिकुलर केस के लिए एप्लीकेबल होता है, और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वो थ्रू आउट द कंट्री, मतलब वो पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इसीलिए हम कह देते हैं कि ये हमारा लॉ ऑफ लैंड भी है, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हुई। तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इनकम टैक्स है वो 5 तरह के हैं, और इन 5 तरह में हम लोगों ने क्या सीखा, सबसे पहला है इनकम टैक्स एक्ट, देन इनकम टैक्स रूल, देन एनुअल फाइनेंस एक्ट, देन सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस, देन जुडिशियल डिसीजन, जिसे आप केस लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्लियर सब बच्चों को, हाँ जी बताओ, बढ़े आगे, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ।
अब देखना नेक्स्ट कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये आपकी इनकम टैक्स में, अक्सर एग्जाम में आपको बहुत बार ये पूछी जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट, पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन होती है हमारे सेक्शन 231 में। पर्सन में हमारे पास 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन आते हैं इनकम टैक्स में। अब हमारे पास सबसे पहली कैटेगरी जो पर्सन है वो है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में देखो, जब हम कहते हैं इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल का मतलब होता है जितने भी तरह के नेचुरल ह्यूमन बीइंग है वो इंडिविजुअल में कवर हो जाते हैं, फिर वो चाहे मेल हो, फीमेल हो, माइनर हो या मेजर हो। माइनर कौन होता है? जिसकी एज जो होती है वो 18 साल से कम होती है, और मेजर कौन है? जिसकी एज 18 ईयर या उससे ज्यादा है। ठीक है, तो इंडिविजुअल में कौन कवर हो जाएंगे? सभी के सभी नेचुरल ह्यूमन बीइंग, चाहे फिर वो मेल हो, फीमेल हो, माइनर हो, मेजर हो। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब एक ऐसा रिलेशन जो क्रिएट हुआ है ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ। इसका जो मैनेजर होता है उसे हम कहते हैं कर्ता, और इसके जो मेंबर्स होते हैं उसे हम कहते हैं को पार्टनर्स। ठीक है, अब आपको बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। अब कंपनी कौन होता है? कंपनी होती है हमारी आर्टिफिशियल पर्सन जो कि रजिस्टर्ड होती है अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट, फिर वो चाहे 1956 हो, चाहे कोई अदर लॉ हो। ठीक है, कंपनी के केस में बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि वो हमारी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, और वो रजिस्टर्ड होती है अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉ। ओके, फर्म के केस में फर्म की डेफिनेशन हमारी वही होती है कि जब हमारे पास कोई भी एक ऐसी एंटिटी जहां पर ना पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन अग्री करते हैं कि हम बिजनेस कैरी करेंगे और उस बिजनेस से होने वाला नफा नुकसान हम आपस में शेयर करेंगे, और उस बिजनेस को कैरी करा जाएगा, कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जैसे हम लोग नॉर्मली फर्म की, पार्टनरशिप फर्म की जो मेरी डेफिनेशन होती है वही फर्म का हमारा यहाँ पर मीनिंग है। ठीक है, और ध्यान रखना है इनकम टैक्स में फर्म की जब हम बात करते हैं तो ये इंक्लूडिंग एलएलपी होता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब ना एओपी और बीओआई में फर्क क्या है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एओपी और बीओआई, सबसे पहली बात होता क्या है, जब भी हमारे पास पर्सन होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, वो कम टुगेदर इकट्ठे होते हैं, किस पर्पस के लिए? किसी खास कॉमन पर्पस के लिए, कॉमन एक्शन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल टू अर्न द इनकम। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास हम कहते हैं कि भाई ये उन लोगों ने क्या करा, एक ज्वाइंट एंटरप्राइज बनाकर काम करना शुरू करा, लेकिन ध्यान रखना है इनका जो कॉमन पर्पस है, कॉमन एक्शन है, वो सेम होता है। ठीक है, किसी एक खास पर्पस के लिए वो इकट्ठे हुए हैं और जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। अब दोनों में ईओपी और बीओआई में फर्क क्या है? यहाँ पर ध्यान से रखना। देखो यहाँ पर हुआ क्या है, जो ना ईओपी है, देखना ये क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो पर्सन में तो देखना हमने अभी देखा, पर्सन में तो ये सातों के सातों कैटेगरी ऑफ पर्सन आ जाते हैं। तो इसका मतलब जब ये ग्रुप ऑफ पर्सन इकट्ठा मिलकर काम कर रहा होगा, तो जब एसोसिएशन ऑफ पर्सन की हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास इनके जो मेंबर्स होंगे वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। लेकिन जब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की हम बात करते हैं तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में जो पर्सन इकट्ठे होकर काम करते हैं, तो यहाँ पर देखना ये बॉडी किसकी है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब इसके जो मेंबर होंगे वो खाली खाली कौन होंगे? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअली होंगे। मोटे मोटे तौर पर दोनों में इतना फर्क रहता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है लोकल अथॉरिटी। अब लोकल अथॉरिटी में देखना क्या क्या आता है, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी हो गया, म्यूनिसिपल कमेटी हो गया, हमारी पंचायत होगी, कंटेनमेंट बोर्ड हो गए, पोर्ट ट्रस्ट हो गए, वो सब इसमें कवर हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब ये क्या होता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन? देखिए इसमें हमारे पास मेनली वो पर्सन आ जाते हैं जैसे कि कोई पब्लिक कॉर्पोरेशन है जो किसी स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर लॉ के अंडर बनी हुई है, जिसकी खुद की अपनी एक ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो वो यहाँ पर कवर हो जाती है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में। इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जैसे कि आप लोगों की यूनिवर्सिटीज होगी वो इसी के अंडर कवर हो जाती हैं। तो पर्सन में हमारे पास 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन है। कौन कौन से? इंडिविजुअल, एचएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, एलए और एजीपी। इस तरीके से आप याद करिए, आपको आराम से हो जाएगा। कौन कौन से? दोबारा से, इंडिविजुअल, एचएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, ठीक है, एलए और एजीपी। बस ऐसे याद करो, आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है असेसी की। असेसी को डिफाइन करा गया है इनकम टैक्स में सेक्शन 27 में। अब असेसी कौन होता है? कोई भी ऐसा पर्सन, ध्यान रखना इसीलिए हमने ना पर्सन की डेफिनेशन पहले करी। क्यों? क्योंकि असेसी कौन है? सबसे पहले मैंने बोला असेसी कौन है? कोई भी ऐसा पर्सन। तो पहली बात तो ये असेसी होने के लिए आपका पर्सन होना जरूरी है। ठीक है, तो चलो असेसी कौन है? कोई भी ऐसा पर्सन जिसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर या तो कोई टैक्स पे करना है या मनी पे करनी है। अब मनी पे करनी मतलब आपको कोई इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी अंडर दिस एक्ट, अंडर इनकम टैक्स एक्ट अगर आपको पे करना है तो वो असेसी है। तो सिंपल शब्दों में कोई भी ऐसा पर्सन जिसे इनकम टैक्स एक्ट में कोई टैक्स पे करना है या इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी दैट इज मनी पे करनी है, तो वो हमारा असेसी कहलाएगा। असेसी में मेनली हमारे 3 कैटेगरी ऑफ असेसी होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी असेसी, दूसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव असेसी जिसे हम डीम्ड असेसी भी कहते हैं, और तीसरे होते हैं हमारे असेसी इन डिफॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बारी बारी करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहले देखना ऑर्डिनरी असेसी। जब हम ऑर्डिनरी असेसी की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन कवर होता है? तो देखो ऑर्डिनरी असेसी में यहाँ पर ना हमारे पास फर्दर
चार तरह के पर्सन कवर हो जाते हैं। सबसे पहला कौन, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट इनकम टैक्स में प्रोसीडिंग चल रही हो, मतलब उसका इनकम टैक्स में केस लगा हुआ है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसको लॉस हुआ है और उसने इनकम टैक्स एक्ट में लॉस रिटर्न फाइल करी हुई है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसे इनकम टैक्स के अंडर इंटरेस्ट टैक्स या पेनल्टी पेएबल है, उसे पे करना है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसे इनकम टैक्स के अंदर कोई रिफंड मिलना है, रिफंड के लिए एंटाइटलमेंट है, तो वो हमारा ऑर्डिनरी असेसी में आ जाएगा। तो ऑर्डिनरी असेसी में चार तरह के पर्सन, पहला कौन सा, जिसका इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई प्रोसीडिंग चल रही हो, दूसरा जिसको लॉस हुआ लॉस रिटर्न फाइल करी हो, तीसरा इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी पे करनी हो, और चौथा जिसको इनकम टैक्स में रिफंड का एंटाइटलमेंट, मतलब उसका रिफंड लेना बनता है, तो वो मेरे ऑर्डिनरी असेसी में कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं रिप्रेजेंटेटिव या डीम्ड असेसी। अब देखना इसमें कौन कौन आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव या डीम्ड असेसी मतलब पहली बात तो ये, इसमें वो पर्सन आएंगे ना, कभी कभार क्या होता है, कोई भी पर्सन ऐसा हो सकता है जिसको खुद की इनकम या लॉस के लिए रिटर्न फाइल नहीं करनी, लेकिन किसी के बिहाफ पर करनी है। अब इसमें मतलब क्या, मतलब हम खुद अपने लिए रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, लेकिन किसी के बिहाफ पर किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस केस में आपको रिप्रेजेंटेटिव असेसी या डीम्ड असेसी मान लिया जाता है। अब वो कौन कौन से केस है, तो देखना इसमें भी हमारे पास चार केस आते हैं। तो सबसे पहला केस आता है, मान लीजिए कोई पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन उसकी डेथ होने से पहले उसने क्या है, उसकी जो डेथ हुई है ना वो विल लिख चुका है, मतलब कोई डिसीज पर्सन है लेकिन उसकी जो डेथ हुई है आफ्टर राइटिंग विल, वो ना पीछे विल छोड़कर गया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो उसकी प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूटर होगा उसी को हम लोग क्या मानेंगे, रिप्रेजेंटेटिव असेसी या डीम्ड असेसी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, उसकी डेथ होगी लेकिन उसने विल नहीं लिख रखी थी, ठीक है, डिसीज्ड पर्सन है लेकिन उसने विल है ही नहीं उसकी, तो उस केस में जो उसका एल्डेस्ट सन होगा, या फिर हम कहते हैं जो उसका लीगल हेयर होगा, उसको हम रिप्रेजेंटेटिव असेसी या डीम्ड असेसी मान लेंगे। ठीक है, थर्ड केस हमारे पास आता है माइनर। मान लीजिए माइनर के केस में या लुनेटिक है, लुनेटिक मतलब पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, ठीक है, या कोई इडियट पर्सन है, तो उस केस में उसका जो लीगल गार्डियन होता है, ठीक है, जो उसकी देखभाल कर रहा है, उसे हम उसका रिप्रेजेंटेटिव या डीम्ड असेसी मानते हैं। चौथा हमारे पास आता है एनआर। एनआर के केस में जो भी उसके बिहाफ पर एक्ट कर रहा होता है, उसे हम कह देते हैं उसका डीम्ड असेसी। नॉर्मली उसके केस में जैसे कि उसका कोई एजेंट हो गया, जो भी उसके बिहाफ पर मतलब एक्ट कर रहा है, उसी को हम उसका रिप्रेजेंटेटिव असेसी मानेंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव असेसी के केस में भी चार पर्सन हमारे पास आ गए। पहला क्या था, पर्सन डिसीज पर्सन है, आफ्टर राइटिंग विल उसकी डेथ हुई है, मतलब ठीक है, तो इसमें कौन आएगा, एग्जीक्यूटर। लेकिन अगर विल है ही नहीं तो उस केस में एल्डर सन या लीगल हेयर। तीसरा क्या है, माइनर है, लुनेटिक है, इडियट है, उस केस में उसका गार्डियन। और चौथा क्या है, नॉन रेजिडेंट के केस में कोई भी पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ, जो उसके बिहाफ पर एक्ट कर रहा है, तो उसको उसका रिप्रेजेंटेटिव असेसी या डीम्ड असेसी मान लिया जाएगा। देन आता है असेसी इन डिफॉल्ट। अब असेसी इन डिफॉल्ट में क्या आता है, देखो नाम ही बता रहा है असेसी इन डिफॉल्ट, कुछ आपने गलती करी है, मतलब ये कोई भी ऐसा पर्सन, कभी किसी पर्सन को असेसी इन डिफॉल्ट मानते हैं जब आपकी कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन थी, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को आप फेल टू फुलफिल हो। मतलब क्या, अगर आपकी कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन बनती थी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर और आपने उसे पूरा नहीं करा, तो आपको असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। अब इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, देखो होता क्या है, जब ना आपका सैलरी की, अगर हम सैलरीड पर्सन की बात करें, तो जो एम्प्लॉयर होता है ना, जब वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है, तो उसके लिए जरूरी है ऐसा लॉ में कि उसे टीडीएस काटना चाहिए, टीडीएस आपको डिडक्ट करना है, और उसके बाद आपको इसे डिपॉजिट भी करवाना है गवर्नमेंट को। तो मान लीजिए या तो उस पर्सन ने टीडीएस काटा नहीं, या फिर उसने काटा पर जमा नहीं करवाया, तो उस केस में आपको असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्ट के केस में भी होता है कि अगर आप इंटरेस्ट पे करो तो टीडीएस काटना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर असेसी इन डिफॉल्ट में कौन सा पर्सन आता है, द पर्सन हु फेल टू फुलफिल द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, उसे हम क्या मान लेते हैं, असेसी इन डिफॉल्ट। ठीक है, आई होप सब बच्चों की ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा और साथ साथ याद भी हो गया होगा। तो एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा। हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा, हम लोगों ने सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको बाद में कर लेते हैं, पहले इसको फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो, हम लोगों ने अभी क्या करा, असेसी में हमने देखा कोई भी ऐसा पर्सन जिसे इनकम टैक्स के अंदर कोई टैक्स या मनी पे करना है, मनी मतलब इंटरेस्ट टैक्स या पेनल्टी पे करना है। तीन तरह का असेसी, ऑर्डिनरी असेसी, रिप्रेजेंटेटिव असेसी या डीम्ड असेसी, या फिर असेसी इन डिफॉल्ट। ऑर्डिनरी असेसी में कोई भी ऐसा पर्सन जिसका इनकम टैक्स के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल रही हो, कोई लॉस रिटर्न फाइल करनी हो, इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी अपने पेएबल हो, या फिर फंड के एंटाइटलमेंट आपके पास हो, चार तरह के असेसी आपके क्या हो जाते हैं, ऑर्डिनरी असेसी। रिप्रेजेंटेटिव असेसी में डिसीज पर्सन है लेकिन आफ्टर राइटिंग विल है, उसके केस में एग्जीक्यूटर। डिसीज पर्सन है लेकिन विल है ही नहीं, तो दूसरे उसके केस में उसका एल्डेस्ट सन जो होगा या लीगल
फिर है उसका रिप्रेजेंटेटिव असेसी कहलाएगा। तीसरा माइनर लुनेटिक या इडियट के केस में उसका जो गार्डियन है, और चौथा नॉन रेजिडेंट के केस में द पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ उसका रिप्रेजेंटेटिव या डीम्ड असेसी कहलाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास असेसी इन डिफॉल्ट। इसमें कोई भी ऐसा पर्सन हु फेल्स टू फुलफिल द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय के केस में सैलरी पे करनी थी, टीडीएस या तो काटा नहीं या काटा मतलब जमा नहीं करवाया, तो उस केस में आप कहलाओगे असेसी इन डिफॉल्ट। ठीक है, आई होप सब बच्चों की ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर भी है और साथ ही साथ क्लास के साथ आपको याद भी हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट हमारे पास आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, वो है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को समझना। अब देखना असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है, बड़ा ही सिंपल है। सब बच्चे यहाँ पर ध्यान से प्लीज स्क्रीन की तरफ देखेंगे। देखो नॉर्मली क्या होता है, अब दोनों डेफिनेशन को आप आराम से समझ लेते हैं। देखो हमारे पास सबसे पहली बात तो ये, आपके एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है वो है 2024-25 और जो असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल है वो है 2025-26। ठीक है, अब देखना जब प्रीवियस ईयर आपका 2024-25 है तो ये आपका शुरू होता है 1 अप्रैल 24 को और ये खत्म होता है 31 मार्च 25 को। ठीक है, और जो आपका असेसमेंट ईयर 25-26 मतलब ये शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 25 को और ये खत्म हो रहा है 31 मार्च 26 को। ठीक है, अब मेरे बात ध्यान से सुनो, होता क्या है प्रीवियस ईयर क्या होता है, देखो जिस साल आप इनकम अर्न करते हो, आपने ये पूरा साल इनकम अर्न करी तो इस साल के एंड में आपकी हो जाएंगी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज। ठीक है, तो अब आपको इसी टाइम तो पता नहीं होता आपका प्रॉफिट और लॉस क्या है, इसीलिए आपको सरकार थोड़ा टाइम देती है। तो सरकार की तरफ से नॉर्मली क्या बोला जाता है, अगर हम बात करें, हमने ऊपर पढ़ा ना 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन होता है, तो नॉर्मली इंडिविजुअल के केस में जैसे आपा लोग हैं तो इंडिविजुअल के केस में नॉर्मली सरकार ये कहती है कि भाई आप लोग एक काम करो, जो आपकी प्रीवियस ईयर की नेक्स्ट 31 जुलाई होगी, 31 जुलाई होगी। जैसे हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है, हमारा प्रीवियस ईयर है 24-25, तो हमारे लिए नेक्स्ट 31 जुलाई क्या बनती है, 31 जुलाई 2025। तो सरकार ये कहती है कि आप क्या करो, अपनी प्रीवियस ईयर की जो नेक्स्ट 31 जुलाई होगी उस तक अपनी रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल कर देना और साथ ही साथ अपना टैक्स भी पे कर देना। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इसीलिए देखो अब हुआ क्या, हमारा जो इनकम अर्निंग वाला ईयर था, इनकम हमने अर्न करी है पूरे इस साल के दौरान, लेकिन इसके ऊपर टैक्स कब लगा है, उसके नेक्स्ट ईयर में, अगले साल दिख रहा है ना आप लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास नॉर्मली क्या बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर कौन सा होता है, प्रीसीडिंग टू असेसमेंट ईयर, कि उससे पीछे वाला, और असेसमेंट ईयर कौन सा होता है, ईयर कौन से वाला, आगे वाला। क्या, तो प्रीवियस ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल हम लोगों ने इनकम अर्न करी तो वो हमारा हो जाता है प्रीवियस ईयर। और उसके बाद अगर हम बात करें असेसमेंट ईयर कौन सा है, जिस साल हमारी इनकम जो हमने अर्न करी पीवाई में उसको टैक्स लग जाता है, वो हो जाता है हमारा असेसमेंट ईयर, जो कि है 2025 और 26। ठीक है, सब बच्चों को बात क्लियर हुई? तो देखना असेसमेंट ईयर क्या है, सबसे पहली बात ये फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि दोनों ही ईयर हमारे 1 अप्रैल से शुरू होंगे, 31 मार्च खत्म होंगे। असेसमेंट ईयर क्या होता है, 12 महीने का होता है, शुरू कब होगा, 1 अप्रैल, हर साल 1 अप्रैल को शुरू होगा और आपके एग्जाम के लिए क्या है 2025 और 26। पीवाई देखना, पीवाई हमारे पास डिफाइन कर रखा है सेक्शन 234 में, और इसके अलावा ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है ऑब्वियसली, और ये असेसमेंट ईयर से हमारा देखना कौन सा वाला, प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाला, क्योंकि देखना पहले ईयर है उसके बाद हमारा ये आया। ठीक है, और आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट कौन सा, 2024 और 25। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मली आपको एग्जाम में इसमें से आपको क्वेश्चन पूछता है, पीवाई पूछ लेता है और साथ ही साथ इसके एक्सेप्शन भी पूछता है। अपना एक्सेप्शन ये क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी हमने पता क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि जो हम पीवाई में कमाते हैं इसके ऊपर हमारा जो टैक्स लगता है वो एवाई में लगता है। एक्सेप्शन पता क्या कहते हैं, एक्सेप्शन ये कहता है जो आपने पीवाई में अर्न कराया ना विल बी टैक्सेबल इन द सेम ईयर। नॉर्मली इनकम जो पीवाई की होती है वो टैक्सेबल होती है इन असेसमेंट ईयर, लेकिन एक्सेप्शन ये कहती है कि पीवाई की इनकम पीवाई में ही टैक्सेबल कर दी जाएंगी। अब वो कौन से केसेस हैं, टोटल 5 केसेस हैं। ठीक है, सबसे पहला केस क्या है, शिपिंग बिजनेस इनकम ऑफ द नॉन रेजिडेंट। अगर कोई नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी है, वो इंडिया में आती है, इंडिया के पोर्ट से वो इंडिया के पैसेंजर और गुड्स के लेके जाती है, तो सरकार क्या करती है, उसको तब तक नहीं वो जाने देगी जब तक कि वो उसके ऊपर टैक्स ना पे कर दे। हमारे पास देखो क्या है कि ये है हमारा इंडिया, मान लो ये है हमारा इंडिया। अब इंडिया में क्या होता है, इंडिया से बाहर ये एक नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी का इंडिया में शिप आता है। ठीक है, यहाँ से इंडिया में लोग बिठाए, ठीक है, लोग बिठाते हैं और गुड्स को लोड करा और ये इंडिया को छोड़कर जा रहा है। लेकिन मुझे खुद बताओ, सरकार ये कहती है कि भाई पता चले ये चला गया वापस ही ना आया तो इसीलिए क्या होता है, तो बड़ा सिंपल सा रूल बना रखा है कि नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी, क्योंकि नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी अगर आपका कोई यहाँ पर इंडिया में एजेंट नहीं है, क्योंकि अगर एजेंट होगा या कोई पर्सन आपके बिहाफ पर एक्ट कर रहा होगा तो फिर तो हम उससे ले लेंगे, लेकिन आपका तो कोई अगर एजेंट कोई पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ है ही नहीं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, पता चले आप यहाँ से गुड्स भी ले गए
और पैसेंजर भी बिठा कर ले गए, उसके ऊपर आपने फेयर चार्ज करा, आपने तो इनकम जनरेट करी और आप इंडिया छोड़कर जा रहे हो आराम से। तो सरकार ये करती है जितना भी इनको फेयर मिलेगा, जितना भी इनको फेयर चार्जेस मिलेगी, जितना भी इनको मिलना है या मिलने वाला है, उसका 7.5% इंडियन इनकम मानते हुए उसको इंडिया में ही टैक्सेबल कर दिया जाता है इन द सेम PY। ठीक है, अब आगे बढ़ो, पर्सन लिविंग इंडिया। अब कई बार ऐसा होता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई पर्सन है वो इंडिया को छोड़कर जा रहा है विद नो इंटेंशन टू रिटर्न, ये बंदा इंडिया में वापस लौटकर नहीं आने वाला। तो सरकार ये कहती है कि भाई जाने से पहले अप टू द डेट ऑफ डिपार्चर इसी PY में पे करके जाओ। ठीक है, अब आगे देखना, EOP BOI AGP फॉर्म फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड। अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बनी है, मतलब इस साल सरकार को ऐसा लगता है कि मतलब होता क्या है कि मान लो 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, शॉर्ट टाइम पर, शॉर्ट पर्पस के लिए, किसी खास इवेंट के लिए वो फॉर्म हुई है, और इस केस में सरकार ये कहती है कि भाई जिस साल की इनकम उसी साल में आप टैक्स पे करोगे। आगे देखना, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर द एसेट। अगर ऐसा लगता है को इनकम टैक्स ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई पर्सन अपनी ट्रांसफर कर रहा है एसेट को इस इंटेंशन के साथ कि उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाए, तो उस केस में भी क्या होगा, जिस साल की इनकम उसी साल में टैक्सेबल कर दी जाएगी। इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, इस केस में भी क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका बिजनेस बंद हो रहा है, डिसकंटिन्यूड बिजनेस के केस में भी, तो जिस साल की इनकम है उसी साल में आपकी टैक्सेबल कर दी जाएगी। तो बस ये 5 केसेस है। 5 केसेस में शिपिंग बिजनेस ऑफ एनर, दूसरा पर्सन लिविंग इंडिया, तीसरा EOP BOI फॉर्म फॉर ए लिमिटेड पीरियड, चौथा पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर द एसेट, और 5वां डिसकंटिन्यूड बिजनेस। इन 5 केसेस में जिस साल की इनकम उसी साल में आपकी टैक्सेबल कर दी जाएगी। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, GTI और टोटल इनकम को समझना। लेकिन उसको समझने से पहले आपको देखना होगा हेड्स ऑफ इनकम। टैक्स में क्या कर रखा है कि इनकम को 5 हेड में डिफाइन कर रखा है। सबसे पहला हेड आता है इनकम फ्रॉम सैलरी। कोई भी जो सैलरीड पर्सन है उसको जो सैलरी मिलती है उसकी सैलरी अंडर हेड सैलरी टैक्सेबल कर दी जाएगी। दूसरा हेड हमारे पास आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप किसी भी हाउस प्रॉपर्टी के ओनर हो तो उस केस में जो हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू होती है, ये कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, हम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में सीखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना समझो। तो उसकी जो रेंटल एनुअल रेंटल वैल्यू होती है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल कर दी जाती है। तीसरा हेड होता है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। कोई भी पर्सन जो कोई बिजनेस में है या कोई प्रोफेशनल है, कोई पर्सन जो बिजनेस कर रहा है तो उसकी इनकम टैक्सेबल कर दी जाएगी अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, जिसे हम शॉर्ट में PGBP बोलते हैं। इसी तरीके से जो प्रोफेशनल है जैसे कि CAs हो गए, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उनकी इनकम भी इसी थर्ड हेड में टैक्सेबल करी जाती है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, आपके पास कोई कैपिटल एसेट है, आप उसे ट्रांसफर करते हो, उसके ऊपर कोई नफा नुकसान हुआ है तो उसको हम टैक्सेबल कर देते हैं इसी चौथे हेड में, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। 5वां हेड होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब क्या है, कोई भी ऐसी इनकम जो आपकी इस 4 हेड में टैक्सेबल नहीं होती है, बची कुछ इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर देते हैं, इसीलिए इसे रेजुलरी हेड ऑफ इनकम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स में हमारे पास 5 हेड आए, कौन कौन से, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसी में ही हम पूरा टैक्स के सिलेबस को आपको लेकर चलते होते हैं। 5 हेड में इनकम को हम डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से हेड में इनकम जाएगी। अब देखना, जो ये 5 हेड की इनकम को हम टोटल कर लेते हैं, इन 5 हेड की इनकम को हम टोटल करेंगे, इसमें हम क्लबिंग की कुछ प्रोविजंस होती हैं वो एडजस्ट करेंगे, साथ ही साथ हम लॉसेस अगर कहीं किसी हेड में है उनको सेट ऑफ कर लेंगे। तो जो अमाउंट मेरे पास निकल कर आएगी उसी को टैक्स में बोला जाता है ग्रोस टोटल इनकम, उसी को टैक्स में बोला जाता है ग्रोस टोटल इनकम। तो GTI सिंपल भाषा में क्या है, 5 हेड की इनकम को ऐड करो। क्लबिंग की प्रोविजन क्या होती है, क्लबिंग की प्रोविजन ये होती है, नॉर्मली क्या है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी BCom और BBA वाले बच्चे हैं आपके ना, जो टैक्स के सिलेबस को उन लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। नॉर्मली यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, आपके टैक्स को सिलेबस को ना 2 पार्ट्स में वो डिवाइड कर देती हैं। 5 हेड को वो आपको एक सेमेस्टर में पूछ लेती हैं, और जो रिमेनिंग आपका टैक्स का सिलेबस होता है उसे वो आपको नेक्स्ट सेम में पूछते हैं। और जो रिमेनिंग सिलेबस होता है ना, उसी में आपसे वो क्लबिंग का चैप्टर, सेट ऑफ का चैप्टर, डिडक्शन का चैप्टर, इस तरीके से आपका नॉर्मली सिलेबस रहता है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स की सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर वापस आ जाओ, यहीं पर इसी वाली आप डिस्कशन पर रहते हैं। ठीक है, तो GTI में देखना 5 हेड्स ऑफ इनकम को आप करोगे, उसमें आप क्लबिंग की प्रोविजन को ऐड करोगे, देन सेट ऑफ लॉसेस अगर किसी हेड में आते हैं उसका सेट ऑफ करोगे, तो आपके पास इनकम आ जाएगी GTI की। ठीक है, आराम आराम से हम सब कुछ करेंगे, हेड्स ऑफ इनकम भी सीखेंगे, क्लबिंग की प्रोविजन क्या होती है वो भी अलग से चैप्टर है वो भी सीखेंगे, सेट ऑफ लॉसेस कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे, सारा आपका टैक्स का सिलेबस का ही पार्ट है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है टोटल इनकम।
अब टोटल इनकम क्या होता है, जो हमने जीटीआई निकाली उसमें से आप डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से माइनस कर दोगे, जिसका दूसरा नाम होता है सेक्शन 80C टू 80U वाली डिडक्शंस। ठीक है, जब आप इसे माइनस कर देते हो तो हमारे पास जो अमाउंट निकल कर आती है उसी को हम बोल देते हैं टैक्स में टोटल इनकम। टोटल इनकम बड़े सारे नाम है, इसको टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम के नाम से भी जाना जाता है। तो टोटल इनकम हमारी क्या होती है, जीटीआई में से सिंपली डिडक्शंस को माइनस करते हो। अब डिडक्शंस कौन कौन सी होती है, कैसे कैसे होती है, इसके ऊपर आपको टैक्स में पूरा अलग से चैप्टर है, वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने आज की क्लास में सब कुछ ये सारा कवर कर लिया। आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई हो गई। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।